हम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 6। जो पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस के बारे में कि परफॉर्मेंस क्या होती है, किधर काम आती है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट उसकी क्या ज़रूरत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, क्या होता है ये और किस लिए काम आती है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में। तो बेसिकली सिक्योरिटी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है तीन चीज़ों का, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी। अवेलेबिलिटी यानी सिस्टम का अवेलेबल होना कि कितने हॉर्स तक वो अवेलेबल है, कितने हॉर्स तक वो अनअवेलेबल है। वैसे अनअवेलेबिलिटी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट होती है नॉन फंक्शन के कितने हॉर्स तक आपका जो सिस्टम है वो चल सकता है और उसके बाद वो उसका डाउन टाइम आता है। तो खैर वो तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, अवेलेबिलिटी का आप चैप्टर देख सकते हैं पीछे पिछली वीडियोज़ में, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है, मतलब कि आपका जो डेटा है वो एक्सेस ना हो पाए किसी अनऑथराइज यूज़र से। आपका डेटा है वो पर्सनल रहे, प्राइवेट रहे और आप उसे यूज़ कर सकें और किसी एक्सेस उसका एक्सेस किसी दूसरे के पास ना जाए, किसी और पर्सनल के पास ना जाए। इंटेग्रिटी का मतलब होता है आपका डेटा मॉडिफाई ना हो सके। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और फिलहाल अभी हम इसका बेसिक ओवरव्यू में दे चुका हूँ। तो बेसिकली सिक्योरिटी तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर क्राइम्स पर कि कंप्यूटर क्राइम्स क्यों होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं, उनकी क्या बेसिक वजूहात हैं। बेसिकली इनमें 5 मेजर वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले पर्सनल एक्सपोजर एंड प्रेस्टीज आता है, जिसमें कोई इंसान जो अपना उसका कोई मुफाद हो, कोई अपना उसका फ़ायदा हो या अपना उसका कोई उसमें कोई चीज़ हो जो वो हासिल करना चाहता है। उसके बाद दूसरा आता है क्रिएटिंग डैमेज, कोई डैमेज क्रिएट करना चाहता है, कोई वहाँ पे नुकसान डालना चाहता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कोई पर्सनल जो होता है ना उसका जो उसके लिए डिस्ट्रॉय करना चाहता है उसको। फाइनेंशियल गेन आ जाता है, तकरीबन उससे कुछ मफाद हो, माली मफाद हो, उसे कोई पैसे का मफाद हो, मनी वगैरह उसको के थ्रू उसको मिले, उससे नुकसान पहुँचाने से। टेररिज्म यानी दहशतगर्दी फैलाना, वारफेयर यानी जंग वगैरह का कोई सीन। तो इसलिए 5 ये चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की क्या सिस्टम होता है रिस्क मैनेजमेंट, और बेसिकली रिस्क को मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट होती है। मैनेजिंग सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क, मतलब कि सिक्योरिटी को मैनेज करना तमाम ये रिस्क मैनेजमेंट ही है। तो इनमें जो लिस्ट होती है कि इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है जिसके थ्रू रिस्क मैनेजमेंट होती है, इनके 4 पॉइंट हैं। जैसे कि डिटरमिनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। पहला पॉइंट ये है कि पहले आप उसको एनालाइज करते हैं इस रिस्क को कि क्या नाम है, कितने लेवल का ये रिस्क है, कितना लेवल है इस रिस्क का, कौन से अपर लेवल का है, लोअर लेवल का है, कितना ये डैमेज क्रिएट कर सकता है। उसके बाद उसको असेस द करंट लेवल ऑफ रिस्क, जो आपका अभी जो रिस्क आपने उठा लिया, आपको रिस्क आ गया कि इसमें रिस्क है, आपको लग रहा है सिस्टम के थ्रू यहाँ पे कोई डैमेज क्रिएट हो सकता है, तो इतने लेवल का ये रिस्क है। तो ये आपको पता चल सके कि उसको असेस कर सकें कि कितना उसका लेवल है, कितना उसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद टेकिंग द स्टेप्स टू रिड्यूस द एक्सेप्टेबल लेवल, आप उसको कुछ स्टेप्स लें, कुछ कदम उठाएं जिससे आप उसको रोक सकें, और मेंटेनिंग द लेवल, और उस लेवल को आप बरकरार रखें। तो बेसिकली 4 मुफाद पर बेस्ड है कि पहले आप डिटरमाइन करें, फिर आप असेस करें और फिर आप स्टेप्स लें और उसके बाद उसको मेंटेन रखें। तो ये 4 मुफाद है जिससे रिस्क मैनेज होता है। अब आ जाते हैं रिस्क लिस्ट पर। रिस्क लिस्ट क्या होती है, ये मतलब कि रिस्क में क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह रिस्क हो सकता है, किस किस तरह ये रिस्क मेंटेन किया जा सकता है और क्या क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है वगैरह वगैरह ये हो सकता है। तो हम देखते हैं, पहले होता है एसेट नेम। तो एसेट नेम यानी जो कंपोनेंट जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आ जाती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी यानी कोई वीकनेस जिसके थ्रू उसको डैमेज हो सके, जो सिस्टम है उसको डैमेज किया जा सके। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट यानी एक रास्ता, एक वे जिसके थ्रू हम उस सिस्टम को डैमेज कर सकें, जिसके थ्रू हम उस सिस्टम को डैमेज कर सकें। प्रोबेबिलिटी यानी कितनी उसकी मुनासबत है, कितनी उसका चांस है कि वो क्या नाम है अक्कर हो सकता है, ठीक है, कि ये एक्सप्लॉइट वगैरह ये वल्नरेबिलिटी आपको डैमेज क्रिएट कर सकती है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। इम्पैक्ट यानी कितनी उसकी सिवियरिटी ऑफ द डैमेज है, मतलब कि कितना डैमेज वो क्रिएट कर सकता है, इम्पैक्ट क्या है उसका। तो बेसिकली ये 5 जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं कैलकुलेटेड जिस पे रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। रिस्क हमेशा इन 5 से कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं, ये उसका टेबल है रिस्क कैलकुलेशन का कि एसेट समझो लैपटॉप है, वल्नरेबिलिटी उसमें क्या हो सकती है, लैपटॉप स्टॉल किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है। एक्सप्लॉइट क्या हो सकते हैं, क्या उसमें क्या चीज़ें जिसके थ्रू किया जा सकता है, उसके अंदर डैमेज क्रिएट किया जा सकता है, वो क्या चीज़ है। सेंसिटिव डेटा ऑन हार्ड डिस्क और एज एक्सपोज्ड, जो इसका जो डेटा है डिस्क में वो
पाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, वो मिल जाता है इजीली। अगर लैपटॉप आपका चोरी हो जाए तो ज़ाहिर है आपका डेटा हो तो वो चोर पकड़ लेगा आपको, उसको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें, तो वो तो ज़ाहिर है एक खतरा है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5, यानी हाई प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका लैपटॉप चोरी हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? 3, यानी इसका असर तो ज़ाहिर है ज़्यादा ही होगा। इसी के नॉर्मल मीडियम रेंज का ये असर है। इसका मतलब कि अगर डेटा आपका चोरी हो भी गया है तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या काफ़ी सारी चीज़ डिफरेंट, हर लैपटॉप में डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, जैसे कि एक बंदे को उन्होंने, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो एक को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डेटा मिला हुआ है, एक को उसने लोगो डिज़ाइनिंग का दिया हुआ है, एक उसने सिस्टम की कोडिंग का दिया है, कोई स्क्रिप्टिंग का दिया है, तो सारों के पास अलग अलग डेटा है। तो उस डेटा को चोरी करने से इतना डैमेज नहीं क्रिएट होगा, मतलब कि इसका इम्पैक्ट कम होगा निस्बतन आपके लैपटॉप के चोरी होने से। तो अगर सारी लैपटॉप चोरी हो जाते हैं तो फिर चांस अलग है, तो वो इम्पैक्ट तो 5 होगा। लेकिन अगर आपका डेटा सिर्फ एक ही लैपटॉप में, मतलब एक ही लैपटॉप चोरी होता है तो आपका इतना डेटा, इतना आपका ख़तरा नहीं है, इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। उसके बाद रिस्क क्या है? रिस्क है 15, यानी काफ़ी हाईएस्ट रिस्क है। ज़ाहिर है आपका लैपटॉप चोरी हो सकता है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि जिसके चांस कम है, ज़्यादा चांस है कि आपका डेटा आपका लैपटॉप चोरी हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंटर पर, वर्क स्टेशन, ये सारी का इतना रिस्क उन्होंने बता दिया कि आप ये देख सकते हैं, तो ये आप देख लें। उसके बाद आ जाता है रिस्क रिस्पॉन्स। 4 रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं। पहला आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क, आप किस तरह उस रिस्क को समझते हैं, किस तरह आप उसको जानते हैं। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क, आप किस तरह उस रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि उस तरह का आप एक्शन ही ना परफॉर्म करें जिससे वो रिस्क हो। और ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क, कि आपका जो डेटा है वो आप उस किसी और जो कंपनी का पूरा डेटा है वो किसी अलग एक्स्ट्रा क्लाउड में आप ट्रांसफ़र कर दें। और मिटिगेशन ऑफ द रिस्क एंड एक्सेप्टिंग द रेजिडुअल रिस्क, और फिर उसका जो रिस्क है उसको आप एक्सेप्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपको इससे कोई फ़ायदा, मतलब कि उससे कोई नुकसान वगैरह कितना है और वगैरह डैमेज कितना क्रिएट होता है। फिर फ़िलहाल ये तो 4 ही रिस्क के रिस्पॉन्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, और इनको कोशिश करें कि आप रट्टन ही लगाएं, क्योंकि ये इतना कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लॉइट्स। इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोलन इन मैनी वेज़। ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन कई तरीक़ों से चोरी हो सकती है, जिसमें ये तरीके कुछ दिए गए हैं इन्होंने। की लॉगर्स, नेटवर्क स्निफर्स, डेटा ऑन बैकअप टिप्स, ये सारे इजीली तरीके होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के। जैसे की लॉगर्स, यानी फेसबुक पे आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं, वो किसी और वेबसाइट के थ्रू आप एंटर करते हैं, तो उन्होंने एक की लॉगर्स वहाँ पे डाल रखे हैं, स्क्रिप्ट लगा रखी है की लॉगर्स की। तो वो जो आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके वर्ड्स वो कॉपी कर लेंगे, वो जो आप वर्ड्स डालेंगे वहाँ पे वो वर्ड्स लिख लेंगे अपनी तरफ, तो वो उन्हें कहते हैं की लॉगर्स, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी वो थर्ड पार्टीज़ को जाएगी। तो ये मसला बनता है की लॉगर्स के थ्रू, और आपका पासवर्ड चोरी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेटवर्क स्निफर्स पर। तो ये इसका ये होता है कि आपका नेटवर्क पैकेज से शो होता है डेट कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिप्ले और लोगन सीक्वेंस। आपका जो नेटवर्क स्निफर्स के थ्रू डैमेज होता है वो ये होता है कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने पास, इस डेट कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिप्ले अ लोगन सीक्वेंस, और आपका वो जो सीक्वेंस होता है वो उसको रिप्ले करते हैं। जो आपने लोगन किया होता है, जो सीक्वेंस उसका होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, वो दोबारा लोगन होता है, दोबारा प्ले होता है, रिप्ले होता है। तो इसके थ्रू आपका वो नुकसान होता है। डेटा ऑन बैकअप टेप्स आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग कैन गेट इनटू रॉन्ग हैंड्स। जो डेटा होता है बैकअप टेप्स में, वो भी अगर बिल्डिंग के बाहर है तो किसी गलत हाथ में लग सकता है, तो आपका डेटा वहाँ से चोरी हो सकता है, या वहाँ से आपका डेटा को ख़तरा होता है। तो उसके बाद आते हैं डिस्पोज पीसीज और डिस्क कैन गेट इनटू रॉन्ग हैंड्स। जो आपने पीसीज और या डिस्क आपने कहीं कचरे में फेंके हुए हैं, वो भी किसी हाथ लग जाएं और उसको वो रिस्टोर कर ले, तो वो अलग खतरा आपको हो सकता है। ज़ाहिर है किसी के पास अगर वो हार्ड डिस्क लग जाए, वो करप्ट हो, लेकिन वो उसे ठीक कर ले तो वो सारा डेटा आपका ले सकता है। इसी तरह करप्ट और डिससेटिस्फाइड स्टफ कैन कॉपी इन्फॉर्मेशन, यही सारा मैंने आपको बताया। करप्ट से आपको वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं। और एंड यूज़र आर लेड टू मलिशियस वेबसाइट दैट स्टील इन्फॉर्मेशन। जो यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र जो यूज़ करने वाले होते हैं, वो किसी गलत वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ से आपको वायरस वगैरह आपके अंदर कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं, तो वो भी एक मसला बन सकता है। खैर, ये सारे एक्सप्लॉइट्स हैं जो ख़तरा डाल सकते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उसके बाद आ जाते हैं CIA पर। CIA कौन से 3 वो स्टेप्स हैं? सिक्योरिटी के 3 मेन गोल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो मैंने आपको बता दिया कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। आपका जो डेटा है वो किसी अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर डेटा के किसी अनऑथराइज्ड यूज़र के हाथ में ना लगे। परमिट्स द इंटेंशनल और अनइंटेंशनल ऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ डेटा। या आपको डेटा को किसी अनऑथराइज्ड या अनइंटेंशनल हाथों में लगने से बचाता है।
इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि आपका डेटा में मॉडिफिकेशन ना हो, आपका डेटा सेफ़ रहे, आपका डेटा सेम रहे, उसी प्रोसेस में लगे रहे जो आपने जिस डेटा में आपने अपलोड किया हुआ डेटा इज़ कंसिस्टेंट, मतलब कि डेटा जारी रहे। अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इंश्योर दैट अवेलेबल रिलायबल एंड टाइमली एक्सेस टू डेटा, कि डेटा आपका कितना अवेलेबल रहता है और उसका कितना एक्सेस आपके उसके पास रहता है और कितनी देर तक आपका डेटा अवेलेबल होता है आपकी तरफ। तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी में आ सकता है कि लेवल है जिसमें 1 2 3 4 5, 1 होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन बेसिक, 2 हो गया इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज़ नहीं, जो 5 लेवल है वो टॉप सीक्रेट डैमेज टू, जो मतलब कि बहुत ही मेजर रिस्क है कॉन्फिडेंशियलिटी का, मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो टॉप सीक्रेट है वो ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो काम ख़राब कर सकती है। उसके बाद इंटेग्रिटी का भी लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं, तो ये आप लेवल्स कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स इसके हैं। अवेलेबिलिटी के भी लेवल्स हैं कि आपका डेटा अवेलेबिलिटी कितनी पर कितने लेवल पर कितनी आती है। जैसे कि 1 लेवल पर नो रिक्वायरमेंट ऑन अवेलेबिलिटी, 2 लेवल पर सम अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउड इन द ऑफिस, के ऑफिस में कुछ अनअवेलेबिलिटी अलाउ होती है। और 5 लेवल पर आ जाता है नो अनअवेलेबिलिटी इज़ अलाउ रिस्क फॉर डैमेज इन ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी, मतलब कि इतनी अवेलेबिलिटी अलाउ नहीं कर सकते कि आपका वो डैमेज हो सके इसके पूरे सिस्टम पर या पूरी कंपनी पर। खैर, उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर। कंट्रोल माइटिगेट्स रिस्क, सिक्योरिटी कंट्रोल मस्ट एड्रेस एटलीस्ट वन ऑफ द CIA। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि आप एटलीस्ट सिक्योरिटी इतना कंट्रोल रखें आपके सिस्टम पर कि ये जो CIA है उस पर लागू हो सकें, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। इन्फॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन CIA लेवल्स, कंट्रोल्स कैन बी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रिस्क लेवल फॉर CIA। तो बेसिकली ये कंट्रोल डिज़ाइन किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ऑन द आइडेंटिफाइड रिस्क लेवल फॉर CIA, मतलब कि जितने रिस्क लेवल होते हैं उसके बराबर उस पर कंट्रोल डाले जाते हैं, उस पर सिक्योरिटी पैटर्न्स डाले जाते हैं। तो उसके बाद हम इसमें एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। उसके बाद हम आ जाते हैं अटैक वेक्टर्स पर। अब अटैक वेक्टर्स क्या हैं? अटैक वेक्टर्स बेसिकली जिसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिसमें मलिशियस कोड है, वॉर्म्स है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। मलिशियस कोड यानी किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, या मतलब कि कोई भी आप वेबसाइट पर जाएँ तो ऐड वैड देखते हैं तो आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो एप्लीकेशन आप चलाते हैं। अगर जब आप डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन जैसे क्रैक गेम्स होगी वगैरह, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं और अप्लाई हो जाते हैं, जिसके थ्रू आपका नेटवर्क और सिस्टम सर्वर ओवरलोड हो जाता है, फिर और आपका डेटा स्टोर किया जाता है, पासवर्ड स्टोर किया जाता है और आपका डेटा रेज कर दिया जाता है। वॉर्म्स यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स, जो मतलब ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होते रहते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट पर जाते हैं हम तो कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो जब जो सॉफ्टवेयर होता है उसका साथ हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, तो वो वॉर्म्स होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देते हैं और साथ में अपने उसके जो सॉफ्टवेयर वो बनते जाते हैं, आप डिलीट भी कर देना फिर भी दोबारा वो आ जाता है, तो ये वॉर्म्स होता है। वायरस आ जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट डेट अटैच इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम और फाइल इनेबलिंग इट सेपरेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो ये भी वही है, तकरीबन वॉर्म्स जैसा ही है, लेकिन ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। एक कंप्यूटर से जब फ्लैश में आप डाल के कोई फाइल डालते हैं उसके साथ वायरस लगा होता है तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी डल जाता है। ट्रोजन हॉर्स यानी कोई सॉफ्टवेयर जो आपको काम का लगता है लेकिन वो काम का नहीं होता, आप यूँ उसे ओपन करते हैं तो वो पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है और इंस्टॉल हो जाता है, फिर वो आपको पता ही आगे क्या करता है। आगे आ जाते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ पे 3 आ जाते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ सर्विस अटैक, और उसके बाद DDoS काउंटर मेजर्स, कि पहले हम जो उसको कैसे उसको रोक सकते हैं, फिर उसके साथ कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि ये भी रोकने के मेजर्स ही हैं। उसके बाद हम इसको कैसे कौन से काउंटर मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे वो वायरस रुक सकें, जिससे ये प्रॉब्लम्स रुक सकें। जब पहले जो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं कि जिसमें हम एन अटैम्प्ट टू ओवरलोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस, एक अटैम्प्ट होती है टू सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरलोड करने में और डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस को डिस्ट्रॉय करने में, सर्विस को ख़त्म करने में ये एक अटैम्प्ट की जाती है। कैन लीड टू डाउन टाइम ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का डाउन टाइम करने की वजह बनती है। डिसेबलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स बिजनेस, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस को ख़त्म मतलब रोकने में, बंद करने में ये मदद करती है। तो इसका जो होते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक द अटैकर यूज़ मैनी कंप्यूटर टू ओवरलोड। अच्छा, जो इसमें होता है कि जो अटैकर्स होते हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं सर्वर्स को ओवरलोड करने में। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर डेटा इन्फेक्टेड मलिशियस कोड कॉल्ड
बूट नेट्स परफॉर्मर एंड अटैक। तो काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं कंप्यूटर के जो इन्फेक्ट होते हैं मलिशियस कोड से, उनमें काफ़ी सारे डिफरेंट कोड मलिशियस कोड डाले गए होते हैं, तो वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिवेंटिव DDoS मेजर्स। तो इसमें आप क्या करना चाहिए, स्प्लिट बिजनेस एंड पब्लिक रिसोर्सेज, बिजनेस और पब्लिक रिसोर्सेज को अलग रखना चाहिए। मूव ऑल पब्लिक फेसिंग रिसोर्सेज टू एन एक्सटर्नल क्लाउड प्रोवाइडर, यही कि पब्लिक से जो भी तमाम डेटा हैं और रिसोर्सेज हैं उनको किसी एक्सटर्नल क्लाउड में डाल दें। और सेटअप ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी की जाए, जिससे आपका जो सिस्टम है वो यूजिंग वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी यानी कि आप जब भी स्केलेबिलिटी करते हैं तो इससे मुराद होता है कि आपका सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है। आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे आपका सिस्टम ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है, ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकता है। तो इस स्केलेबिलिटी को आप ऑटोमेटिक रखें कि वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, वो इस तरह चेंज होता रहे कि आप वो डिफरेंट उसमें पार्ट्स ऐड होते रहें, डिफरेंट उसमें फीचर्स ऐड होते रहें, अपडेट होता रहे ऑटोमेटिकली। जैसे कि विंडोज़ होती है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, एक्सेल वर्क लगी होती है विंडोज़ की अपडेटिंग पे, तो जो ही वो अपडेट होती है तो वो डिफरेंट उसमें वायरस जो होते हैं वो ख़त्म किए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें पैचेस डाले होते हैं, तो पैचेस के थ्रू वायरस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी से ये होता है कि आपका जो सिस्टम होता है महफूज रहता है, ऑटोमेटिक अपग्रेड होता रहता है, तो जितने भी वायरस होते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, साथ साथ वो पैच होते रहते हैं। लिमिट बैंडविड्थ फॉर सर्टेन ट्रैफिक, बैंडविड्थ को लिमिट किया जाए। बैंडविड्थ यानी कि एक स्पीड होती है नेट की, समझ रहे हैं उसको, जो आपके नेट में जाती है और आपका नेट की स्पीड बढ़ती है, तो उसके थ्रू उसको लिमिट कर दें, जिससे आपका जो ट्रैफिक है सर्टन रोका जा सके। कोई अननोन ट्रैफिक हो सकता है जिसके थ्रू आपके सिस्टम डैमेज हो सकता है, तो ये भी रिस्क रहता है, तो इसलिए इसको रोकने के लिए ये लिमिट कर दिया जाए। तो ये सारा आप देख सकते हैं, सेटअप मॉनिटरिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन, ये सारे प्रोसेस हैं, प्रिवेंशन मेजर्स हैं जिसके थ्रू आपका सिस्टम को अटैक वेक्टर से रोका जा सकता है। उसके बाद DDoS कंट्रोल मेजर्स आ सकते हैं। इमीडिएटली इन्फॉर्म योर इंटरनेट प्रोवाइडर एंड आस्क फॉर हेल्प, जब आपके साथ ये ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो आप ज़रा अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करें, बताएं कि भाई हमारे सिस्टम जो है इनके साथ ये हो चुका है, डैमेज जिन पर क्रिएट होने लगी है, वायरस वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं, तो हम क्या करें और हमारी इसको रोकने में मदद करें। रन अ स्क्रिप्ट टू टर्मिनेट ऑल कनेक्शन कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स IP एड्रेस ऑफ द नंबर ऑफ, जो चोर होता है, जो हैकर वैकर होता है, जो भी होता है, वो जिस IP एड्रेस से आपका डेटा वेटा चोरी कर होता है, जिस एड्रेस से आप पे अटैक कर होता है, उस एड्रेस पर एक स्क्रिप्ट रन की जाए और उसका कनेक्शन जितने भी IP एड्रेस के उस सेम IP एड्रेस से कनेक्शन आ रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा वो उसी IP के थ्रू हमें डैमेज ना क्रिएट कर सके हमारे सिस्टम पर। चेंज टू एन अल्टरनेट सर्वर, किसी और सर्वर पर मुंतकिल हो जाएं, कोई चेंज कर लें अपना सर्वर, ताकि आपको उसी सेम सर्वर के थ्रू आपको वो ना नुकसान पहुँचाए पर अगर आप बच भी जाते हैं तो उस सेम सर्वर आप यूज़ ना करें ताकि आपको वो दोबारा हार्म ना कर सकें। तो स्केल आउट द पब्लिक फेसिंग एनवायरनमेंट अंडर द अटैक। स्केल आउट यानी आप अगर आपको ये हो भी जाता है, स्केल आउट होना है यानी आप हाफ पोर्शन ऑफ द कंपनी या हाफ पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको सेल करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ ये हो जाता है तो पब्लिक फेसिंग एनवायरनमेंट को हाफ आप उसको सेल कर दें, स्केल आउट कर दें, अगर आप पे अटैक हो जाता है। नॉर्मली नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अटैक हो जाता है तो कर दें। रीराउट और ड्रॉप अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक, वो जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रीराउट कर दें, उसको जिस लाइन से वो आ रहा है उस लाइन को डिफरेंट लाइन में लगा दें, मतलब कि एक सर्वर में जा रहा है तो दूसरे सर्वर में उसको से कनेक्ट कर दें, किसी और अननोन सर्वर से कनेक्ट कर दें। जैसे कि हम कभी कभी हमें वो एक वेबसाइट ईमेल मांगती है, तो हम उसको कभी कभी जो समझदार लोग होते हैं वो ओरिजिनल ईमेल नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि काफ़ी वेबसाइट पर वायरसेस होते हैं जो आपको सेंड कर सकते हैं अपना वायरस वगैरह। तो हम नॉर्मली टैम्प ईमेल यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने ईमेल को महफूज रखते हैं और टेम्प्रेरी ईमेल का कोई नुकसान नहीं होता, वो उन्हीं को जाता है सारा। तो जो भी हार्मफुल वायरसेस होते हैं वो स्टैम्प ईमेल में जाते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए रीराउट और ड्रॉप अनसस्पेक्टेड ट्रैफिक, अगर आपको लगता है कि कोई ट्रैफिक आ रहा है, कहीं अननोन ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको किसी और सर्वर पर भेज दें। उसके बाद आ जाते हैं अटैक वेक्टर्स में सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग में कुछ सोशल स्किल्स होते हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें फ़िशिंग आ जाता है, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एक टेक्निक होती है जिससे आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तरीका होता है
द फिशर आपको ईमेल सेंड करता है जो आपको यूज़फुल लगती है, लाइक अ बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह, कंपनी का जो होता है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन होती है, तो वो आप ईमेल आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जो ही आप वेरीफाई करते हैं तो वो आपको एक फ्रॉडेंट वेब पेज पर वो ले जाते हैं और आपसे काम अपना निकलवा लेते हैं, आपसे डेटा शेटा छीन लेते हैं। उसके बाद जाते हैं बेटिंग। बेटिंग नॉर्मली लैंग्वेज में हम बेटिंग को कहते हैं कि आपको फॉलो करवाना, ठीक है। आपको समझो हम जब भी चूहा शुआ पकड़ना होता है तो हम उसके लिए एक वो डालते हैं, कोई उसका खाना शाना डालते हैं जिसमें हमने जहर लगाया होता है, वो लगाया होता है, पॉइजन लगाया होता है, तो उसको हम बेट करते हैं उस खाने के थ्रू, तो वो जो ही उसको खाने आता है वो मर जाता है। तो इसलिए बेटिंग भी यूज़ होती है इन सिस्टम्स पर। जिस तरह आपको एक समझो एक अटैकर क्या करता है कि एक फ्लैश छोड़ जाता है कहीं आगे पीछे, कहीं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहीं आगे पीछे उसको छोड़ जाता है, डेस्क पे छोड़ जाता है, किसी बेंच पे छोड़ जाता है, तो आप जो ही उसको देखते हैं आप कहते हैं चलो फ्लैश है 64 GB की होगी, 128 GB की होगी, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ना लेनी पड़ेगी। तो आप मजाक में ले जाते हैं आप अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, और आप उसको एक क्यूरियोसिटी होती है बंदे के अंदर, मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ हमारे हाथ में लगती है जिसमें कोई चीज़ हो, तो उसमें आप क्यूरियोसिटी आपकी जागती है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज़ हो सकती है फ्लैश में, तो आप उसको उस कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। तो जो ही आप उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो आपको पता ही आगे क्या होगा। वायरस डाले होंगे उन्होंने, ट्रोजन हॉर्सेस डाले होंगे, तो वो आपके कंप्यूटर में ईजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके फिलहाल हमने पढ़े सोशल इंजीनियरिंग के जो होते हैं आपको पागल बनाने के लिए, तो आपसे डेटा वसूल करने के लिए। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पैटर्न्स पर। अब आ जाते हैं, पहला पैटर्न क्या है, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये तकरीबन पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबा काम है, तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एक होता है प्रोसेस होता है जिसमें यूज़र स्पेसिफिक यूज़र को उनके लिए उनकी की दी जाती है, उनके लॉगिन का नेम दिया जाता है, उनको की दी जाती है, पासवर्ड दिया जाता है, और उसी के थ्रू वो लॉगिन करके उसमें जिधर उन्होंने दाखिल होना होता है, जिसके अंदर वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक्सेस लेना होता है वो ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि यूज़र को उसकी आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, तो उसके थ्रू वो इजीली ऑथराइज हो जाते हैं उस वेबसाइट में, परमिशन उनको ग्रांट हो जाती है। तो ये होता है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मिशन। उसके बाद आ जाता है ये किधर किधर यूज़ होता है, सिंगल साइन इन, जैसे कि अ यूज़र लॉग इन वंस एंड इज पास सीमलेसली विदाउट एन ऑथेंटिकेशन प्रोमोट टू SSO एनेबल्ड एप्लीकेशन। एक यूज़र क्या करता है कि लॉगिन करता है, उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, कोई उनको एक्स्ट्रा मतलब कि कोई फॉर्म नहीं देना पड़ता, कोई बिल शिल नहीं पे करना पड़ता, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्ट इजीली वहाँ पे उनको एक्सेस मिल जाता है। तो ये होता है बेसिकली आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग डिफरेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू, जैसे कि LDAP है, LDAP, कैरबरोज है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है, जिसके थ्रू आपको ये एक्सेस मैनेजमेंट मिलती है। अब आ जाते हैं ये किधर यूज़ होते हैं, फेडरल आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सटेंड SSO अबाउट द एंटरप्राइज लेवल रेटिंग ट्रस्टेड एंड प्रोवाइडर। तो ये डिफरेंट एंटरप्राइजेज लेवल के मुताबिक यूज़ होते हैं, और नॉर्मली जैसे कि हम आपको एक CMS हो जाता है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर भी एक IAM यूज़ होती है, जैसे आपको पासवर्ड और आपका रोल नंबर मिलता है, तो आपको उसके थ्रू आप अपने CMS में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ हो जाता है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। ऑथेंटिकेशन यूजिंग वन ऑफ द 3 वेज समथिंग लाइक अ पासवर्ड और पिन। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन यानी कि आपकी एक इजाज़त कह सकते हैं, आपको एक वेरीफाइड पर्सनल ऑथेंटिकेशन करना, यानी वेरीफाइड पर्सनल जो होता है, आप कहते हैं समथिंग लाइक अ पासवर्ड और पिन, समथिंग यू हैव लाइक अ बैंक कार्ड और टोकन और अ स्मार्टफोन, समथिंग यू आर लाइक फिंगरप्रिंट और एन आइज। आपके किसी न किसी आपके चीज़ के थ्रू आपको वेरीफाई करना एक ऑथेंटिकेशन होती है। तो जैसे कि आपका पासवर्ड हो, आपका पिन हो, आपका फिंगरप्रिंट हो, आपका फेस हो, आपका बैंक अकाउंट हो, आपका स्मार्टफोन हो, तो ये सारे ऑथेंटिकेशन ही कहलाते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, पहले तो एक सिंगल ऑथेंटिकेशन है, फिर कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये इन्होंने यहाँ तक ही लिखा हुआ है बेसिकली ऑथेंटिकेशन। अब आ जाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। पहले हमने बोला आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट IAM, अब हम बढ़ रहे हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC। अब ये क्या होता है, ये होता है इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग अ परमिशन टू अ इंडिविजुअल, ग्रुप्स आर ग्रांटिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली एक सिंगल पर्सन को इजाज़त नहीं मिलती एक्सेस करने में डेटा,
पूरे ग्रुप को मिलती है, ठीक है। मतलब एक एक्सेस नहीं कर सकता, पूरा ग्रुप, होल ग्रुप उसको एक्सेस कर सकता है। तो मेंबर आइडेंटिटीज़ आर मेंबर ऑफ वन और मोर ग्रुप। जो आइडेंटिटीज जो हैं मतलब कि मेंबर्स हैं वो किसी भी ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, एक या दूसरे ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं जिनको इजाज़त मिली है। ग्रुप्स आर रिलेटेड टू देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप्स होते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स अपने मिले हुए होते हैं, मतलब कि इनको अपने अपने काम मिले हुए होते हैं, तो उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। जो जिनको रोल मिले होते हैं उन्हीं को वो उसी रोल्स में वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उस रोल में जो डेटा है उसी को वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा रोल का ग्रुप है उसको वो पहले रोल के ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप रोल के ग्रुप दूसरे रोल के ग्रुप से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इनका होता है। ग्रुप्स कैन बी नेस्टेड, अ ग्रुप इज़ अ मेंबर ऑफ। और ये आ जाता है आर बैक इज़ यूज इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। जो आर बैक होता है वो तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज़ होता है। तो इसका उतना वो नहीं रहता कि भाई किस किस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। अब आ जाता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड लीज प्रिविलेजेस। अच्छा, सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ यानी आपको हर पर्सनल को फ्री नहीं रखा गया, उसको अपने अपने काम मिले हुए, हर उसको अपनी अपनी असाइन की गई है ड्यूटी। तो इसका ये मतलब है कि हर पर्सनल को ड्यूटी असाइन करना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन करना, इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो लीज प्रिविलेजेस किसको दी जाते हैं? जो एंड यूज़र होता है, मतलब कि जितने कम से कम उनको अख्तियार दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र एंड यूज़र को बेसिकली एक वेबसाइट चलानी होती है तो उसको सिर्फ इंटरफेस ही दिखाया जाता है, उसको कंट्रोल करने का लिए स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, उसको री एडिट करने के लिए स्क्रिप्ट नहीं दी जा सकती। जैसे कि अगर एक यूज़र ने डेटा देखना है तो वो सिर्फ उसको देख सकता है, उसको एडिट वगैरह नहीं कर सकता। तो उसको ये लीज प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो उसको लो लेवल ऑफ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो यूज़र होता है उसको जो यूज़ करता है। बाकी जो दूसरे ग्रुप के यूज़र होते हैं जिनको साइन की जाती हैं ड्यूटीज़, उनको तकरीबन ठीक ठाक उनको मिल जाता है privilege. In the secure system, multiple distinct administrative roles should be configured: security manager, system manager, super user. जैसे सिक्योर सिस्टम होता है उनको मल्टीपल डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। डिफरेंट मल्टीपल रोल्स दिए जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजर होता है, सिस्टम मैनेजर होता है, सुपर यूजर होता है, इनको डिफरेंट मल्टीपल रोल्स दिए जाते हैं। अ टू मैन कंट्रोल पॉलिसी कैन बी अप्लाइड। दो ये वाली पॉलिसी अप्लाई जाती है। टू सिस्टम्स मैनेजर मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव ईच अदर वन। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो दो यूज़र होते हैं वो एक दूसरे का काम देखते हैं और उसको रिव्यू करते हैं कि वो कहता है कि भाई तू मेरा चेक कर, कोडिंग मेरी ठीक कोडिंग है, तो वो कहता है मेरी कोडिंग तू चेक कर, दूसरा कहता है। तो एक दूसरे की कोडिंग चेक करते हैं और कहते हैं हाँ भाई तेरी इधर मिस्टेक है, तेरी इधर गलती है, तो ये हमने चेक करके दे दिया है। तो वो दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं, उनकी मैनेजमेंट चेक करते हैं, सारा ये एक दूसरे का चेक करते हैं। तो इसे कहते हैं टू मैन कंट्रोल पॉलिसी कैन बी अप्लाई, मतलब टू मैन कंट्रोल पॉलिसी। तो इन टू सिस्टम मैनेजर्स को अपने हर सिक्योरिटी सेंसिटिव टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। इनको ज़रूरी होता है कंप्लीट करना, ताकि ये इनको अपनी ड्यूटी साइन की होती हैं, ज़ाहिर है इन्होंने कंप्लीट करना होता है ताकि ये अपने रोल्स को इजीली हैंडल कर सकें और एक दूसरे के रोल एक दूसरे का काम वगैरह चेक कर सकें, उनको बता सकें कि इन्फॉर्मेशन दे सकें कि हाँ भाई इधर इधर तुम्हारा काम फंस रहा है। अब आ जाते हैं लेयर सिक्योरिटी पे। अब जैसे कि हम एक लेयर सिक्योरिटी का मतलब होता है मल्टीपल पैचेज ऑफ सिक्योरिटी, मतलब मल्टीपल वेज अप्लाई किए जाते हैं एक सिस्टम पर सिक्योरिटी के। समझो फॉर एग्जांपल हम एक सिस्टम में फायरवॉल लगाते हैं तो वो इजीली उस पर एक्सेस हो जाएगा, इजीली एक्सेस कर सकते हैं लोग। तो लेयर सिक्योरिटी से मराद है मल्टीपल डिफेंस लगाना। इन डेप्थ स्ट्रेटजी होती है ये, जिसमें मल्टीपल डिफेंस सिस्टम लगते हैं, मल्टीपल वेज लगते हैं जिसके थ्रू आपकी सिक्योरिटी टाइट की जाती है। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बिग फायरवॉल एंड हैविंग ऑल योर सिक्योरिटी डिपेंड ऑन इट इज़ बेटर टू इम्प्लीमेंट सेवरल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी का जो होता है फायरवॉल डालने के बजाय पूरी उसमें लेयर डाली जाती है ताकि आपकी सिक्योरिटी मजबूत हो सके, आपकी सिक्योरिटी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये मसला इसका क्या होता है, इसमें ये मसला होता है कि जो होता है ना आपका सिस्टम, वो इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। मतलब कि आपका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा वो हो जाता है, मैथमेटिकली देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें ऑप्शन वो आ जाते हैं, वेज आ जाते हैं, जिसको आप उसके थ्रू आपको वहाँ से पहचानना पड़ता है कि आपको सिस्टम को कैसे चलाना है, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम। अगर आप एक फायरवॉल लगी हुई है तो उससे ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप लेयर सिक्योरिटी यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आता है क्रिप्टोग्राफी पर। क्रिप्टोग्राफी का ये मुराद है कि डेटा इंक्रिप्शन हो जाती है, डेटा को हाइड करना थ्रू इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक। The encryption is the process conservation of the information from a readable state to append random data। अच्छा, encryption क्या होती है कि एक
कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडेबल स्टेट टू अनरीडेबल स्टेट, अपेरेंट रैंडम डेटा, मतलब किसी भी रैंडम टाइप का डेटा में कन्वर्जन करना, तो उसको सिर्फ वो रिकवर कर सकता है जो जिसके पास उसकी की होती है, जिसके बाद डिक्रिप्ट करने का उसका ऑप्शन होता है, जो यूज़र होता है जिसको दिया जाता है वो डेटा, तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है। साइफर क्या होता है? साइफर इज़ अ पेयर ऑफ एल्गोरिथम दैट इम्प्लीमेंट द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। एक एल्गोरिथम होता है जो इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। द ऑपरेशन ऑफ अ साइफर इज़ कंट्रोल्ड बाय की। साइफर का जो ऑपरेशन होता है वो की से ही कंट्रोल किया जाता है। अब आते हैं दो टाइप के साइफर्स होते हैं, ब्लॉक साइफर्स, उसके बाद आते हैं एक तो पहला ब्लॉक साइफर है और दूसरा आ जाता है स्ट्रीम साइफर। तो ये दो टाइप के साइफर्स हैं। ब्लॉक साइफर में क्या होता है, इनपुट में उसके पास एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट आता है और एक की होती है, आउटपुट में होता है ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो बेसिकली इनपुट यानी वो इनक्रिप्ट करता है, आउटपुट यानी उसको डिक्रिप्ट करना। तो इनक्रिप्ट में इसकी एक उसको एक प्लेन टेक्स्ट लिख देता है और एक की इसकी डाल देता है। आउटपुट में ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट एक आम ब्लॉक साइफर का जो टेक्स्ट होता है उसमें वो लिख देता है ताकि वो अगला जो यूज़र है उसको पहचानने में आसानी हो, उसकी की वगैरह उसको मिल जाती है, इसके थ्रू वो एक्सेस कर सकता है। वाइड रेंजेस ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है फ्रॉम ATM मशीन्स, डेटा इंक्रिप्शन टू ईमेल वगैरह। अब देखें ATM में क्या होता है कि आपको पहले ऑप्शन आता है कि भाई आप पिन इंटर करें, तो वो एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट हो गया। तो आप जो ही इंटर करते हैं वो आपकी की होती है, जो इनपुट करते हैं आप, ठीक है, वो आपकी की होती है। तो मुझे आप इंटर करते हैं, फिर आपको अपने एक टेक्स्ट आता है आपका कि भाई आपने ठीक की है इंटर या नहीं की। तो बेसिकली यही प्रोसेस ब्लॉक साइफर करता है अप्लाई। अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इसके स्टैंडर्ड दो किस्म के होते हैं, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाता है DES और एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी AES। तो आगे आते हैं स्ट्रीम साइफर में। क्रिएट अ आर्बिट्ररी लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ की मटेरियल, ये काफ़ी लंबा की मटेरियल बनाता है। तो कंबाइंस की स्ट्रीम विद प्लेन टेक्स्ट बिट बाय बिट और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। की का जो स्ट्रीम होती है वो प्लेन टेक्स्ट बिट बाय बिट बनाता है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बनाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि ब्लॉक साइफर से, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। यूज़ में डेटा इज इन ट्रांजिट ओवर द नेटवर्क, ये तब यूज़ किया जाता है जब डेटा को नेटवर्क के ऊपर सप्लाई किया जाता है। जैसे कि मतलब कि मैं आपको गूगल ड्राइव के थ्रू चीज़ भेज रहा हूँ अपना इनक्रिप्ट डेटा, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम ये स्ट्रीम साइफर यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो डेटा आगे पीछे भी हो सकता है। उसकी जो मिड लाइन है जब नेटवर्क के थ्रू जाएगा तो कहीं आगे पीछे दरमियान में वो किसी हैकर के हाथ में ना लग गया और हैकर के पास ईजीली एक्सेस हो गया, उसको एक्सेस करने का मौका मिल गया। तो स्ट्रीम साइफर इसीलिए काम आता है कि अगर उसमें स्ट्रीम साइफर यूज़ हुआ है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो उसको ईजिली इंक्रिप्ट कर देता है। उसके बाद आ जाते हैं साइमेट्रिक की इंक्रिप्शन। बोथ द सेंडर एंड रिसीवर शेयर द सेम की। अब इसमें ये होता है कि समझो पीटर है, उसके बाद फाइल है और एक साइफर है। अब उसने उसमें की मतलब कि उसने जो की डाली है वो अब जॉन एक बंदा है दूसरा जिसमें उसने फाइल साइफर लगा हुआ है, उसके ऊपर फाइल उसको सेंड की है, तो साथ में उसके की भी सेंड की है। ये नीचे लिखा हुआ ना सीक्रेट शेयर्ड की साइफर में डाली हुई है। तो पीटर के पास भी वो की है और जॉन के पास भी वो की है। तो बेसिकली दोनों के पास सेम की है और इस की के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। अब ये की किसी और के हाथ में ना लग जाए तो इसमें साइफर उसकी मदद करता है। तो बेसिकली पीटर सिर्फ जॉन ही उसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि क्या नाम है, पीटर ने सिर्फ उसे ही की भेजी है। तो ये साइमेट्रिक की इंक्रिप्शन होता है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज की मैनेजमेंट। ईच पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग पार्टीज मस्ट शेयर अ डिफरेंट की। अच्छा, ये जो उनका पेयर होता है वो उनको डिफरेंट की शेयर करनी चाहिए। द नंबर ऑफ़ कीज़ आर रिक्वायर्ड ओवर ग्रुप ऑफ, ये वन फार्मूला दिया हुआ है क्या हर बंदे को कितनी कीज़ शेयर होनी चाहिए। चिकन एंड एग प्रॉब्लम। द डिफ़िकल्टी ऑफ सिक्योरली establishing a secret key between two communicating parties when a secure channel does not already exist between them। इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों के पास जो की है वो आप सेम रखें बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज़, एक कीज़ रखनी। डिफ़िकल्टी ऑफ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशिंग। अच्छा, एक सिगरेट की जो आप इस्टेब्लिश करते हैं उसको थोड़ा मेंटेन रखना, क्योंकि कि आगे पीछे किसी के हाथ लगी तो वो अलग मसला हो जाएगा। तो उसको इस्टेब्लिश करना। व्हेन अ चैनल इज़ नॉट सिक्योर, मतलब कि आपका जो चैनल है जिसके थ्रू आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा को वो सिक्योर नहीं है, कोई आगे पीछे किसी हाथ लग सकता है, तो वो अलग मसला बन सकता है, क्योंकि आपकी की भी किसी हाथ की लग सकती है। तो इसका ये मसला है, मतलब कि आप किसी को बेचते हैं ना, वो की किसी और के हाथ में लग जाती है तो वो एक्सेस कर लेगा ना डेटा। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास की डिफरेंट होनी चाहिए,
ताकि आप जो दूसरे को की भेज रहे हैं वो भी उसकी डिफरेंट हो, ताकि वो इजीली उसको चोर एक्सेस ना कर पाए। मतलब कि जो चोर के हाथ में लगे वो आपकी की हो, जो उसके पास जाए वो उसकी की हो, तो इस तरह फिर वो एक्सेस ना हो पाए। तो बेसिकली मतलब कि यही हो सकता है कि आप दूसरा कोई तरीका ढूंढें जिसे हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। तो 2 डिफरेंट बट मैथमेटिकली रिलेटेड कीज़ आर यूज्ड। अब ये बात हुई ना इसने कहा कि 2 डिफरेंट कीज़ हैं लेकिन वो मैथमेटिकली रिलेटेड हैं। मतलब कि एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। फॉर एग्जांपल पीट और जॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। पीट फाइल सेंड करता है जो साइफर में इंक्रिप्ट हुई हुई है साइफर से। अब उसकी की ये है जो उन्हें नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये साइफर की उसके पास जाती है। अब ये साइफर की अब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, जिस साइफर पीट के पास है वो साइफर जॉन के पास नहीं है, ठीक है। जिस साइफर जिससे पीट अनलॉक कर सकता है उस फाइल को, वो साइफर जॉन के पास नहीं है, और जॉन के पास डिफरेंट साइफर है। तो डिफरेंट साइफर यानी डिफरेंट की, तो उसके पास डिफरेंट की है जॉन के पास, तो वो डिफरेंट की के थ्रू वो फाइल अनलॉक करेगा इस पर पीट के जो उसके पास की है। तो ये इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली रिलेटेड है लेकिन है डिफरेंट, तो इसे कहते हैं एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। अब आ जाते हैं, ये इन्होंने यही बताया हुआ है कि टू डिफरेंट बट मैथमेटिकली रिलेटेड कीज़ आर यूज्ड। यही है, मतलब कि वही बताया मैंने कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि स्लो होती है काफ़ी, अबाउट 1000 to 10,000 टाइम्स स्लोअर देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, लेकिन ये एटलीस्ट इसकी सिक्योरिटी टाइट होती है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि यही इसने एग्जांपल दी हुई है ना, पीट क्रिएटेड रैंडम से की, तो ये वो। उसके बाद आते हैं हैश फंक्शन। अब चूँकि हम ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं तो ये इसका तकरीबन 2-3 टॉपिक रह गए, तो ये अपने देख सकते हैं। हैश फंक्शन क्या होता है? टेक सम पीस ऑफ डेटा एंड आउटपुट अ शॉर्ट फिक्स लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमने नीचे देखी है एक स्ट्रिंग दी हुई है इन्होंने हेलो वर्ल्ड की, नीचे जो 5EB ये सारी, इसकी एक स्ट्रिंग बना दी है। ये जो ही आप डिक्रिप्ट करेंगे ना तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। तो बेसिकली हैश फंक्शन यही काम करता है कि एक शॉर्ट टेक्स्ट पीस ऑफ डेटा होता है जो उसको मतलब कि एक लेंथ फिक्स लेंथ में उसको शॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड है तो उसको ये नीचे स्ट्रिंग में वो शॉर्ट करके लिख देगा। तो ये जब जो ही खुलेगा तो ये इसका मतलब कि आपका एक्सेस आ जाएगा, तो आप जो ही ये स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। सो इजान हो रही है पीछे। अब आ जाते हैं हैश फंक्शन पर। हैश फंक्शन कैन बी यूज टू वैलिडेट द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा। हैश फंक्शन यूज़ होती है डेटा को इंटेग्रिटी वैलिडेट करने में, कि डेटा को वेरीफाई करने में कि वो अपग्रेड तो नहीं हुआ, उसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई। अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है तो उसको वो बता देता है कि यहाँ पे इधर गड़बड़ हुई है, यहाँ पे डेटा में मॉडिफिकेशन हो गई, यहाँ पे डेटा एडिट हुआ है, यहाँ पे डेटा में मोबाइल साइंस इंक्लूड हुआ है, एक्सप्लॉइट यूज़ हुआ है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू फाइंड 2 पीस ऑफ डेटा डेट प्रोड्यूस द सेम हैश। दो डेटा के फाइंड करना, दो डेटा जो सेम हैश हो, जिसमें सेम हैश हो, ये बहुत इम्पॉसिबल है। तो मतलब कि कोई भी 2 डेटा है ना, उसकी जैसे एक ताला है उसकी 2 चाबियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये जो हैश फाइल है उसकी दो चाबियाँ नहीं बनाई जा सकती, 2 उसकी सेम हैशेस नहीं बनाई जा सकती, 2 टेक्स्ट सेम नहीं बना सकते हैं। जो भी 2 डेटा है ना उनकी डिफरेंट हैश होगी, तो उनकी सेम हैश नहीं होगी। इसी तरह मतलब कि अगर 2 ताले हैं तो उनकी सेम चाबी नहीं होती, ठीक है। एक ताले की डिफरेंट चाबी होगी, दूसरे ताले की डिफरेंट चाबी होगी। तो इसका मतलब यही है कि एक ताले की सेम चाबी बन सकती है लेकिन एक ताले की 2 तालों की सेम चाबियाँ नहीं हो सकती। इसके बाद आते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स पर। टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सम टेक्स्ट लाइक इन ईमेल, हैश इज क्रिएटेड एंड एनक्रिप्टेड विद प्राइवेट। अच्छा, ये है कि मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ का डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना है किसी टेक्स्ट का, तो हैश क्रिएट होता है, एक हैश टेक्स्ट क्रिएट होती है, स्ट्रिंग क्रिएट होती है एंड इनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर की प्राइवेट की के थ्रू वो इनक्रिप्ट हो जाती है। तो जो रिसीवर होता है वो डिक्रिप्ट करता है उसको हैश की के थ्रू यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की। एक प्राइवेट की होती है ना हैश उसके पास, तो वो सिर्फ उससे को एक्सेस कर सकता है जिसने सेंड किया। प्राइवेट की से के थ्रू सिर्फ प्राइवेट पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है। जो दूसरा पब्लिक पर्सन होता है जिसको वो भेजता है वो पब्लिक की के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है सिर्फ। The receiver also calculates the hash of the text and compares it with the decrypted hash to ensure the text wasn't tampered with. तो जो रिसीवर होता है वो उसके जो टेक्स्ट के हैश होते हैं ना, जो स्ट्रीम होती है टेक्स्ट स्ट्रीम, उसको कंपेयर करता है विद द डिक्रिप्टेड हैश। जो डिक्रिप्ट किया जाता है जिससे वो डिक्रिप्ट करता है वो उसके हैश को अपने डिक्रिप्टेड हैश से कंपेयर करता है
चेक करने के लिए दैट जो टेक्स्ट है वजन टेम्पर्ड विद, जिसके टेक्स्ट के साथ कोई एडिटिंग ना हुई हो, जो उसने फाइल भेजी है उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हुई हो, छेड़छाड़ नहीं हो, तो ये एक ईजीली अच्छा रहता है डिजिटल सिग्नेचर्स में. सिंस द हैश वाज एन्क्रिप्टेड यूजिंग अ प्राइवेट की, इट इज़ जनरेटेड दैट द हैश वाज क्रिएटेड बाय द ओनर ऑफ द प्राइवेट की, द ओनली पर्सन दैट कुड हैव क्रिएटेड दैट एन्क्रिप्टेड हैश. तो जिसने जो है वो क्रिएट की है, जिसने वह हैश को जनरेट किया है, वही उसको एक्सेस कर सकता है प्राइवेट की से और उसको एडिट कर सकता है, उसके पास इजाज़त होती है. तो वही पर्सन हो सकता है जो उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, बाकी कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना करे. तो उससे पता करने के लिए हम ये यूज़र इसको क्या नाम में कंपेयर करता है अपने हैश के साथ, रिक्रूटेड हैश के साथ प्लेन टेक्स्ट को जो उसका हैश होता है. तो उसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स. एवरी इंक्रिप्शन मेथड कैन बी ब्रोकन यूजिंग अ ब्रूट फोर्स अटैक. हर इंक्रिप्शन अब देखें क्रिप्टोग्राफिक अगर होती है तो उसके साथ अटैक भी हो सकते हैं. तो हर इंक्रिप्शन मेथड को तोड़ा जा सकता है विद डिफरेंट ब्रूट फोर्स अटैक के साथ, एक्सेप्ट अ वन टाइम पैड साइफर विद अ की ऑफ इक्वल और ग्रेटर लेंथ दैन द मैसेज. निस्बतन अगर किसी बंदे के पास जो साइफर आया है, जो फाइल आई है, उसका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा है, साइफर भी ज़्यादा है उसका, उसका टेक्स्ट भी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल साइफर्स होते हैं, जो नॉर्मल इंक्रिप्टेड डेटा होता है, उसको ईजिली ब्रूट फोर्स के थ्रू तोड़ा जा सकता है. अब ब्रूट फोर्स अटैक कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल कीज़ अंटिल द करेक्ट की इज़ फाउंड. ब्रूट फोर्स क्या करता है? ब्रूट फोर्स अटैक कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल कीज़. अच्छा, ब्रूट फोर्स बेसिकली हर किस्म की कीज़ यूज़ करता है, जितनी कीज़ का वो एल्गोरिथम बना सकता है, और उस पर अप्लाई करता है और देखता है कि वो तोड़ सके उस क्या नाम है साइफर को या उस इंक्रिप्शन को. तो वो हर किस्म का ब्रूट फोर्स अटैक यूज़ करता है उसको एक्सेस करने के लिए, ताकि वो उसको तोड़ सके फाइल को. जैसे कि हम एक क्या करते हैं कि मैं गेम डाउनलोड करते हैं, उसमें विनरार में एक इंक्रिप्शन हुई होती है. अब उस इंक्रिप्शन की को तोड़ने के लिए हम एक ब्रूट फोर्स का ऐप या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं. बेसिकली तो वो अप्लाई करेगा डिफरेंट किस्म की कीज़ और काफ़ी टाइम लेगा उसमें. जब उसे की मिलेगी सेम, तो वो आपको मैसेज दे देगा, हाँ ये की आपकी लग सकती है, ये इंक्रिप्शन मेथड यहाँ पे यूज़ हो सकता है जिससे ये डिक्रिप्ट हो सकता है. तो वो डिफरेंट किस्म के ब्रूट फोर्स अटैक करेगा उस फाइल पर, ताकि वो उसको इंक्रिप्ट कर सके, उसकी की फाइंड कर सके. तो यही वो अप्लाई यही उसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक ऑन अ क्रिप्टोग्राफिक क्रिप्टो इंक्रिप्शन. द अमाउंट ऑफ एफर्ट नीडेड इज़ एक्सपेंशली डिपेंडेंट ऑन द साइज़ ऑफ द की. अब इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उसकी का साइज़ है. तो ब्लॉक साइफर तो ज़ाहिर है जितना उस पर टाइम लगाएगा उस की फाइंड करने में, तो उतना उसे एफ़र्ट लगेगा, कि उस पर डिपेंड करेगा की के साइज़ पर कि कितना की का साइज़ है और कितना टाइम लग सकता है कि उसकी डिफरेंट एल्गोरिथम में डिफरेंट कीज़ उस पर इंक्रिप्शन कीज़ यूज़ कर वो उसका ओरिजिनल सेम साइज़ की फाइंड कर सके. तो ये उसके साइज़ पर डिपेंड करता है कितनी बड़ी उसकी साइज़ है. effective security could be achieved if it is proven that no efficient method as opposed to the time consuming brute force method can be found to break the cyber. अब effective security could be achieved मतलब कि एक मजबूत सिक्योरिटी हासिल की जा सकती है इफ़ इट इज़ प्रूवन डैट नो एफिशिएंट मेथड, कोई भी वो एक मेथड ना लग सके जिससे ब्रूट फोर्स उस पर अटैक कर सके, साइफर को ब्रेक कर सके. कि बेस्ट तो यही है कि आपकी इस तरह की सिक्योरिटी पहले ही बनी हो कि आपका वो साइफर मतलब कि आपकी इंक्रिप्शन ना टूट सके. लेकिन अगर वो टूट जाती है तो फिर वो अलग मामला है, वो अलग इशू है जो आपको हैंडल करना पड़ेगा. मोस्ट सक्सेसफुल अटैक्स आर बेस्ड ऑन फ्लॉज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्रिप्शन साइफर. अब मोस्टली जो अटैक होते हैं साइफर्स पर, वो उनकी ही गलती होती है. जो वो इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं ना फाइल पर, तो जो कोई फ्ला छोड़ जाते हैं, जो कोई इजी है वो इजी की छोड़ जाते हैं, इजी वर्ड्स छोड़ जाते हैं जिससे के थ्रू ब्रूट फोर्स उसको वर्ड्स को फाइंड कर सकता है. तो वो ब्लॉक साइफर्स की ही ब्लॉक साइफर्स की गलती होती है, जो उसको इजाज़त देते हैं कि भाई हाँ हमने ये फ्लॉ छोड़ दिया है, ये हमने की सेम रखी है थोड़ी सी, तो ये इसके थ्रू वो एल्गोरिथम ब्रूट फोर्स उसको फाइंड कर सकता है की को. To ensure a cipher is flawless, the source code is usually open source and that open to inspection to everyone. अच्छा, साइफर टू इंश्योर साइफर इज़ फ्लॉलेस, साइफर को बेहतरीन समझने के लिए द सोर्स कोड इज़ यूजुअली ओपन सोर्स. जो उसका सोर्स कोड होता है वो यूजुअली ओपन सोर्स होता है, थस ओपन टू इंस्पेक्शन टू एवरीवन.
अच्छा, जो इजीली साइफर ब्रेक हो सकता है ना, उसका ये मसला होता है कि उसका जो कोड होता है वो ओपन होता है, तो वो इजीली इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय एवरीवन। तो एक फ़ायदा ये नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है कि अगर उसको तोड़ा जा सकता है तो उसको जोड़ा भी जा सकता है। देखें, टू इंश्योर साइफर इज़ फ्लॉलेस, उसमें कोई गलती नहीं है साइफर में। अगर उसका सोर्स कोड ओपन है और उसको हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है, तो अगर उसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है तो वो बता सकते हैं लोग कि हाँ इधर ये गलती है, तो इधर ये इजी मनी है, इजी की है, तो ये आपका साइफर या आपकी इंक्रिप्शन यहाँ पे टूट सकती है, तो ये आपको ठीक करनी पड़ेगी, तो वो कंपनी वहाँ से इसको ठीक कर सकती है। तो ये इजी हो सकता है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिसने ना बताया, जो इजीली फाइंड कर लिया उसने उस टाइम से पहले कि जिसने उस मतलब कि एक बंदा है जिसने वो फाइंड कर लिया फ़्लॉ, उसने ना बताया, वो हैकर हुआ, और दूसरा उसने फाइंड किया फ़्लॉ लेकिन उसने अपडेट ना किया अगलों को, तो वो तो अटैक कर देगा, पहला वाला तो अटैक कर देगा उस पर, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ख़तरा भी होता है, लेकिन ये अच्छी बात भी है कि वो अगले बता देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे गलती है, तो आप इसको अपडेट करें, इस की को अपडेट करें, तो आप यहाँ से बच सकते हैं इसकी डिक्रिप्शन से, ब्रूट फोर्स से। तो बेसिकली हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। कुछ वर्ड्स मुझे खुद समझ नहीं आए, थोड़े बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैंने कोशिश की है जितने मुझे समझ आए मैं आपको समझा दूँ। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जितना भी कंसेप्ट लेना है वो कंसेप्ट आप लिखते हैं, तो ज़्यादा रिटर्न लगाएं, पॉइंट बाय पॉइंट जो बात है मेन पॉइंट की वही लिखें, क्योंकि बाद में आपको समझाने में भी अगले को पेपर चेकर को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर आप उसको मेन पॉइंट ना समझा पाए तो आप अपने नंबर नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो नॉर्मली रटा ही चेक करेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मेन पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ताकि आप उसके सामने आप सबूत रख सकें कि हाँ ये चीज़ यही काम करती है। तो बेसिकली मैंने आपको कोशिश की है कि थोड़ा सा चैप्टर में समझा दूँ, तो मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ आई होगी। प्लीज़ अगर आपको प्रॉब्लम हुई है थोड़ा बहुत आगे पीछे, मैंने खुद यहाँ पे मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका इल्म नहीं है, तो मैंने थोड़ी बहुत वर्ड्स को आगे पीछे भी किया है। तो जिधर आपको नहीं समझ आई वो आप दोबारा कमेंट में मुझे बता दें, या फिर आप उसको थोड़ा रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं थोड़ा गूगल पर। तो बाकी तो मैंने ठीक ठाक मैंने आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर कवर करवा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर में मिलेंगे, और अगले चैप्टर मेरे हाथ से मैं फाइनल करूँगा, क्योंकि इनकी आप रिक्वेस्ट नहीं, मतलब पहले भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आ रही। तो मैं तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का। 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर करके हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन ख़त्म करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में इतना ही सिलेबस होता है, 7 चैप्टर्स तक ही लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि 4 या 5 मंथ्स में कितना ही पढ़ा लेगा अगला। तो इतना जितना आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिलता है उतना मैंने आपको तकरीबन कवर करवा दिया है। अब मैं 7 चैप्टर ख़त्म करूँगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू।